ये कहानी है कबीर की, जो एक ऑडियो इंजीनियर और पॉडकास्टर है। कबीर यूट्यूब पर एक हॉरर ऑडियो चैनल चलाता है जिसका नाम है द मिडनाइट एको। वो हमेशा रियल, ऑथेंटिक और ऐसी हॉरर स्टोरीज की तलाश में रहता है जो लोगों की रूह कांप दे। एक दिन उसे उसके एक लिसनर से एक पुरानी डायरी और एक ऐसी लोकेशन के बारे में पता चलता है जहां 1990 में एक पूरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो रातों रात गायब हो गया था। ललितपुर फिल्म स्टूडियो का फ्लोर नंबर 4। द ऑब्सेशन कहानी की शुरुआत। कबीर अपने छोटे से होम स्टूडियो में बैठा था। रात के 2 बजे थे। उसके सामने लैपटॉप पर ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर खुला था। वो पिछले 3 घंटे से एक हॉरर कहानी में बैकग्राउंड म्यूजिक लेयर कर रहा था, लेकिन वो खुश नहीं था। उसके चैनल पर व्यूज गिर रहे थे। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, भाई अब कुछ नया लाओ, ये सब कहानियां पुरानी हो चुकी हैं, कुछ रियल हॉरर सुनाओ। कबीर ने थक कर अपना हेडफोन उतारा और अपना चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो अपने दिल में जानता था कि लोग सही कह रहे हैं। आजकल का हॉरर कंटेंट बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया है। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो बिल्कुल असली हो, जिसकी साउंड डिजाइन सुनते ही लोग के कान से खून की बूंदें टपकने लगे, जो उन्हें रात में सोने न दे। तभी उसके लैपटॉप के कोने पर एक ईमेल नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। कबीर ने ब्राउज किया और ईमेल खोला। ईमेल में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, बस एक पता था और एक अटैचमेंट थी। पता था ललितपुर इंडस्ट्रियल एरिया, गली नंबर 7, अबैंडन बी विंग। अटैचमेंट में एक स्कैन की हुई डायरी के कुछ पन्नों की पीडीएफ थी। कबीर ने पीडीएफ डाउनलोड की और पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। डायरी किसी राघव शर्मा की थी, जो 1990 में ललितपुर स्टूडियो में चीफ साउंड रिकॉर्डिस्ट था। डायरी में लिखा था, 14 मार्च 1990, आज हमने फ्लोर नंबर 4 पर उस आवाज को पहली बार रिकॉर्ड किया। वो कोई इंसानी आवाज नहीं थी, वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी थी जिसे इंसानी कान बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रोड्यूसर ने कहा कि हम इसे बिना किसी को बताए फिल्म में यूज करेंगे। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किस बला को दावत दी है। वो आवाज माइक्रोफोन के रास्ते टेप में नहीं, हमारी इमेज में दाखिल हो रही है। कबीर की आंखें फटी रह गईं। वो आगे पढ़ने लगा। 22 मार्च 1990, फ्लो नंबर 4 अब सेफ नहीं है। आज रिकॉर्डिंग के दौरान वॉइस आर्टिस्ट ने बीच में ही चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। जब हमने ऑडियो प्लेबैक किया तो उसमें आर्टिस्ट की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी भारी घबराती हुई चीज की हंसी थी। आज रात हम सब फंस गए हैं। वो दरवाजा बाहर से बंद हो गया है। वो आवाज अब दीवारों से आ रही है। इसके बाद के पन्ने फटे हुए थे। कबीर ने तुरंत गूगल पर ललितपुर फिल्म स्टूडियो के बारे में सर्च किया। पता चला कि 1990 में वहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। एक पूरी फिल्म की क्रू, जिसमें डायरेक्टर, साउंड इंजीनियर, एक्टर्स शामिल थे, रातों रात बिना किसी सुराग के गायब हो गई थी। पुलिस ने केस बंद कर दिया था और उस पूरी बिल्डिंग को श्रापित, हॉन्टेड घोषित कर सील कर दिया था। कबीर का दिमाग एक जुनून से भर गया। उसने सोचा, अगर मैं वहां जाऊं, उस फ्लो नंबर 4 की ओरिजिनल ऑडियो टेप्स ढूंढ निकालूं और उस साउंड को अपने अगले यूट्यूब वीडियो में डालूं, तो मेरा चैनल पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। द जर्नी इनटू डार्कनेस स्टूडियो में दाखिला। अगले ही दिन कबीर ने अपना सबसे अच्छा पोर्टेबल ऑडियो रिकॉर्डर Zoom H6, 2 प्रोफेशनल शॉटगन माइक, हाई क्वालिटी हेडफोन और एक पावर बैंक अपने बैग में डाला। किसी को नहीं बताया कि वो कहां जा रहा है। उसका प्लान था कि रात के वक्त वहां जाकर लाइव EVP, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना, रिकॉर्डिंग करेगा। रात के 11:30 बजे कबीर ललितपुर के उस सुनसान इलाके में पहुंचा। वो जगह शहर से बिल्कुल कट चुकी थी। चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियों और कूड़ा करकट था। सामने एक पुरानी 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी थी जो किसी भूथा किले जैसी दिख रही थी। दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका था और खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। कबीर ने बिल्डिंग के मेन गेट की तरफ देखा, जहां एक बड़ा सा जंग लगा हुआ ताला लटक रहा था। उसने गेट के साइड से एक छोटी सी जगह ढूंढ ली, जहां से दीवार फांद जा सकती थी। अपने भारी बैग के साथ कबीर जैसे तैसे अंदर कूद गया। अंदर पहुंचते ही ठंड का एक झोंका उसके शरीर से टकराया। ये जून की गर्मी थी, लेकिन बिल्डिंग के अंदर का तापमान बिल्कुल ठंडा, जैसे कोई कोल्ड स्टोरेज हो। चारों तरफ अजीब सी सड़ी हुई बदबू थी, जैसे पुराने कागज और सड़ी हुई लकड़ी का मिश्रण। कबीर ने अपनी टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी ने अंधकार को चीर दिया। हर तरफ धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसने जमीन पर देखा, वहाँ किसी के पैर के निशान नहीं थे। मतलब पिछले 36 सालों से यहाँ कोई नहीं आया था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी जूतों की आवाज खली गलियारे में गूंज रही थी। टप टप टप। उसने सीढ़ियों की खोज की और पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पार कर ली।
हर मंजिल पर खाली कमरे, टूटे फर्नीचर और पुराने फिल्म रील बिखरे पड़े थे। जैसे ही वह चौथी मंजिल फ्लोर नंबर 4 की तरफ बढ़ने लगा, उसके कानों में एक अजीब सा सन्नाटा छाया। यह कोई आम सन्नाटा नहीं था, यह ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी ने हवा से सारी आवाजें खींच ली हों। फ्लोर 4 का मुख्य प्रवेश द्वार एक बड़े से लकड़ी के दरवाजे था, जिस पर फेडेड अक्षरों में लिखा था। कबीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपना रिकॉर्डर निकाला, हेडफोन लगाए और माइक्रोफोन को दरवाजे की तरफ किया। जैसे ही उसने रिकॉर्ड बटन दबाया, उसके हेडफोन में एक तेज स्टीप की आवाज आई। शशिश कर, लेकिन इस स्टीप के बीच उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे से सांस ले रहा है, एक लंबी गहरी सांस। कबीर ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। हैंडल बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। उसने थोड़ा जोर दिया और भारी चारों तरफ के साथ दरवाजा खुल गया। स्टूडियो के अंदर का नजारा देखकर कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। यह एक बड़ा रिकॉर्डिंग रूम था। दीवारों पर एक विस्टिक फोम लगा था, जो अब सड़ चुका था और जगह जगह से लटक रहा था। कमरे के बीच में एक पुराना भारी एनालॉग मिक्सिंग कंसोल डेस्क था, जिस पर सैकड़ों बटन और फेडर थे। उस पर धूल जमी हुई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कंसोल की कुछ लाइटें धीरे धीरे ब्लिंक कर रही थी, बिना किसी बिजली के। कंसोल के सामने एक बड़ा सा कांच का खिड़की था, जिसके उस पार रिकॉर्डिंग बूथ माइक रूम था। कबीर धीरे धीरे चलता हुआ मिक्सिंग कंसोल के पास गया। उसने देखा कि कंसोल पर एक पुरानी मैग्नेटिक टेप रील लगी हुई थी। वही टेप थी जिसका जिक्र राघव की डायरी में था। टेप पर जंग लगी हुई थी और वह बिल्कुल पुरानी दिख रही थी, लेकिन उस पर एक लेबल चिपका था। कबीर ने सोचा, अगर मैं इस टेप को चला सकूं, तो मुझे वो आवाज मिल जाएगी। लेकिन स्टूडियो में लाइट नहीं थी। फिर कंसोल की लाइटें कैसे चल रही थी? तभी कबीर के हेडफोन में आवाज आई, फिसिस कबीर, फिसिस। कबीर का शरीर बिल्कुल जम गया। उसने हेडफोन उतारे और चारों तरफ देखा। स्टूडियो में कोई नहीं था। उसने फिर से हेडफोन लगाए। वह आवाज उसके रिकॉर्डर से आ रही थी। वह माइक रूम कांच के उस पार से आ रही थी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी कांच के उस पार माइक्रोफोन रूम में डाली। वहाँ एक पुराना विंटेज न्यूमैन माइक्रोफोन स्टैंड पर लगा हुआ था, और उस माइक्रोफोन के ठीक सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वह एक इंसानी परछाई जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो। कबीर का दिमाग कह रहा था, यहाँ से भाग जाओ, लेकिन उसका हॉरर कंटेंट क्रिएटर का भूत उस पर हावी था। उसने सोचा कि अगर उसने ये रिकॉर्ड कर लिया, तो यह इंटरनेट पर धमाका कर देगा। उसने रिकॉर्डर का गेन बढ़ा दिया। उसके हेडफोन में अब माइक्रोफोन रूम के अंदर की सिसकती हुई आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। तभी उस पुराने मिक्सिंग कंसोल की टेप रील अपने आप घूमने लगी। घूर घूर घूर। स्टूडियो के स्पीकर, जो पिछले 36 साल से खराब पड़े थे, उनसे एक भारी हुक लो फ्रीक्वेंसी साउंड निकलने लगी। वह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि कबीर के सीने में कंपन होने लगी। उसका सिर दर्द से फटने लगा। ऑडियो रिकॉर्डर के स्क्रीन पर वेव फॉर्म ऊपर नीचे हो रहे थे। रेड क्लिपिंग लाइटें ऑन हो गईं, जिसका मतलब था कि साउंड लेवल इंसानी बर्दाश्त से बाहर जा रहा था। स्पीकर से अब एक आवाज निकल रही थी, ऐसी आवाज जिसमें हजारों लोग एक साथ रो रहे हों, चिल्ला रहे हों। और उन हजारों चिल्लाहटों के बीच में से एक सफेद, बिना इमोशन वाली आवाज आए, तुमने हमारी आवाज सुनी, अब तुम हमारा हिस्सा बनोगे। कबीर घबराकर हेडफोन हटा लिए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वह आवाज अब उसके दिमाग के अंदर चल रही थी। उसके कान से गर्म खून बहने लगा। उसने अपना रिकॉर्डर बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्टॉप बटन दबाने पर भी रिकॉर्डर चलता रहा। स्क्रीन पर टाइमर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन नंबर उल्टे चल रहे थे, 1, 2, 3। तभी स्टूडियो का दरवाजा, जहां से वह अंदर आया था, एक झटके से बंद हो गया। धमाक। कबीर भागकर दरवाजे के पास गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह दीवार का हिस्सा बन चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा। कांच के उस पार जो परछाई थी, वह अब कांच के पास आ गई थी। उसका चेहरा कांच से चिपका हुआ था, और अब कबीर देख सकता था, उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक बड़ा सा खुला हुआ मुंह था, जहां से वह काली धुन निकल रही थी। कांच पर धीरे धीरे क्रैक आने लगे। चटक चटक। कबीर ने अपना बैकपैक उठाया और कंसोल पर दे मारा। वह इस आवाज को बंद करना चाहता था, लेकिन कंसोल से एक बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक निकला और कबीर दूर जा गिरा। उसका लैपटॉप अपने आप चालू हो गया और उस पर यूट्यूब का अपलोड पेज खुल गया। कबीर ने देखा कि उसका लैपटॉप उसके पोर्टेबल रिकॉर्डर से बिना वायर के जुड़ चुका है।
और जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही थी वह लाइव स्ट्रीम हो रही थी उसके यूट्यूब चैनल द मिडनाइट एको पर। लाइव स्ट्रीम का टाइटल अपने आप बदल गया था। कबीर ने रोते हुए अपने फोन पर देखा, उसके चैनल पर नोटिफिकेशन की बाढ़ आ गई थी। हजारों लोग लाइव स्ट्रीम से जुड़ चुके थे। कमेंट्स तेजी से स्क्रॉल हो रहे थे। भाई ये क्या साउंड डिजाइन है, कमाल है। मेरे कान में दर्द हो रहा है पर मैं स्ट्रीम बंद नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा सिर फट रहा है, हेल्प। कबीर समझ गया, यह एंटिटी शैतानी ताकत कबीर के चैनल का इस्तेमाल करके उस मौत की फ्रीक्वेंसी को पूरी दुनिया में फैलाना चाहती थी। जो भी इस ऑडियो को सुनेगा वह इसका शिकार बन जाएगा। कबीर चिल्लाया, नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। वह रेंगते हुए मिक्सिंग कंसोल की तरफ बढ़ा। उसका शरीर भारी हो चुका था, उसकी नाक और आंखों से भी खून निकल रहा था। उस आवाज की फ्रीक्वेंसी उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर रही थी। उसने देखा कि ओरिजिनल मैग्नेटिक टेप रील अभी भी घूम रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई, एक लोहे की रॉड उठाई जो जमीन पर पड़ी थी और उसे उस घूमते हुए टेप रील के बीच में घुसा दिया। क्रैश! टेप रील एक झटके से रुक गई। मैग्नेटिक टेप टूटकर बिखर गई। एक पल के लिए पूरे स्टूडियो में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। वह भारी हम साउंड बंद हो गई। लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक हो गई। लाइव स्ट्रीम कट गई। कबीर जमीन पर गिर गया, लंबी लंबी सांसें लेता रहा। उसे लगा कि सब खत्म हो गया। उसने उस शैतान को रोक दिया था। कबीर जमीन पर पड़ा हुआ था। वह चल नहीं पा रहा था, लेकिन वह खुश था कि उसने दुनिया को बचा लिया। स्टूडियो में बिल्कुल अंधेरा था। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक धीमी सी आवाज आई। वह आवाज उसके अपने पोर्टेबल रिकॉर्डर की स्पीकर से नहीं, बल्कि उसके अपने गले से निकल रही थी। घूर घूर घूर। कबीर ने अपने मुंह पर हाथ रखा। उसका मुंह अपने आप खुल रहा था और उसके अंदर से वही लो फ्रीक्वेंसी हम साउंड निकल रही थी। उसने सामने कांच की तरफ देखा। कांच के उस पार अब कोई नहीं था। माइक्रोफोन रूम खाली था। कबीर ने धीरे धीरे अपना फोन उठाया, जिसका फ्रंट कैमरा गलती से ऑन हो गया था। फोन की स्क्रीन की रोशनी में उसने अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। उसकी आंखें, नाक और कान गायब हो रहे थे। उसका मुंह एक बड़े काले सुराख होल में बदल रहा था। वह अब इंसान नहीं था, वह वही एंटिटी बन चुका था जिसे उसने माइक्रोफोन रूम में देखा था। उसने सामने देखा, मिक्सिंग कंसोल पर जो टेप टूट गई थी वह अपने आप जुड़ने लगी। रील फिर से घूमने लगी और कबीर का लैपटॉप वह फिर से चालू हो गया। उसके चैनल पर एक नया वीडियो शेड्यूल हो चुका था। उस वीडियो का ऑडियो ट्रैक था कबीर की आखिरी चीख और उसके अंदर से निकलती हुई वह श्रापित फ्रीक्वेंसी। अगले दिन YouTube पर द मिडनाइट एको चैनल पर एक नया ऑडियो अपलोड हुआ। टाइटल था तारांकन, द ललितपुर स्टूडियो इंसिडेंट कॉट ऑन टेप। वीडियो में कोई विजुअल नहीं था, बस एक ब्लैक स्क्रीन और एक घूमती हुई टेप रील का एनिमेशन था। डिस्क्रिप्शन में लिखा था, मैं वहां गया था, मैंने उसे ढूंढ लिया, अब यह आवाज हमेशा के लिए तुम्हारी है। कबीर के दोस्त और फैंस ने सोचा कि यह कबीर का सबसे अच्छा मार्केटिंग स्टंट है। वीडियो पर पहले ही दिन मिलियनों में व्यूज आ गए। जो भी उस ऑडियो को हेडफोन लगाकर सुनता वो बीच में बंद नहीं कर पाता, वो एक हिप्नोसिस में चला जाता। और वीडियो के आखिरी 10 सेकंड में जब ऑडियो बहुत धीमा हो जाता तो ऐसी सिसकने जैसी आवाज सुनी जाती, जैसे कोई आपके बिल्कुल पीछे खड़ा होकर कान में फुसफुसा रहा हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अब पीछे मुड़ो और कहते हैं, जिसने भी वो वीडियो पूरा सुना उनके घरों से अगली सुबह अजीब सी आवाजें आने लगती। वो लोग कभी किसी को नहीं मिलते, बस उनके खाली कमरों में उनके ऑडियो रिकॉर्डर चालू पाए जाते हैं, जिसमें सन्नाटा के सिवा कुछ रिकॉर्ड नहीं होता।